नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा कमजोर दिन, जबकि वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट्स में एक तेज सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा, स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक्स, आईटी, रादर पूरे ही बीएसई के सभी इंडेसेस जो कि आज लाल निशान के अंदर ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो मेजर सेल ऑफ जो है वो रहा आईटी स्पेस में। इन्फोसिस के नंबर्स के बाद वहां पर प्रॉफिट टेकिंग और लीड करते हुए दिखाई पड़ी पूरे आईटी स्पेस में, स्पेशली मिड कैप आईटी, माइंट्री ऐसे शेयर जो कि तेज बिकवाली के साथ आज कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा बैंक्स, एनबीएफसी, अगर आप इंडेक्स तो बैंकिंग की है जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एनबीएफसी आज प्रेशर में रहा, ऑटो प्रेशर में रहा, मेटल प्रेशर में रहा। तो मेजरली सभी इंडेसेस की 397 398 के लेवल्स के आसपास भी एक टाइम पे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला। राजू जी, देखिए, अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने छोटी अवधि के लिए लिया है तो उसमें शायद थोड़ा सा प्रेशर रहे नियर टर्म में। नजर रखें, वहां पर कुछ भी मूव आता है, कोई भी फेरबदल होता है तो शायद स्टॉक में जरूर एक मूव आता दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी भी ब्रोकरेज हाउसेज इंटैक्ट हैं, 750 के टारगेट्स हैं। आप नियर टर्म में, मीडियम टर्म में थोड़ा सा प्रेशर जरूर देख सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ 20 शेयर 580 पे लॉन्ग टर्म व्यू है। यूटीआई एएमसी 554 6 महीने का यही दाम पे खरीदारी है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आप और लोअर लेवल पे से एक्यूमुलेट करें राजस को तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक्यूमुलेट करें। यूटीआईएमसी भी आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, नियर टर्म में इसमें बहुत प्रॉफिट की उम्मीद ना लगाएं। एटलीस्ट आपको टाइम देना पड़ेगा और यहाँ उतने बड़े एवेन्यूज ना तलाशें एचडीएफसी लाइफ के जितने बड़े हैं, तो उस हिसाब से आप इसको सोच सकते हैं। एक सवाल आया है मदरसन सुमी पर, ध्यानेश्वर जारेकर साहब का ये सवाल है। जारेकर साहब, मदरसन सुमी पे वैसे तो ब्रोकर्स बुलिश हैं, 130 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर मेजरली ब्रोकर्स के आए हैं, लेकिन आज के लिहाज से जिस तरह का इसमें एक सेल ऑफ आया है वो थोड़ा है। आज अभी थोड़े पहले यतिन अपने डीलर्स रूम में बात कर भी रहे थे कि एनबीएफसी स्पेस में, स्पेशली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे ब्रोकर्स थोड़े से बियरिश हैं। तो हो सकता है एमएनएम फाइनेंस पे भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े, तो आप उस हिसाब से उसको देखिएगा। मीडियम टर्म में शायद थोड़ा प्रेशर रहे, लॉन्ग टर्म के होराइजन से आप इसमें बने सकते हैं। ग्रुप अच्छा है, कंपनी ठीक ठाक है। एक सवाल डिविस लैब 3110, सर ये माथुर साहब, कंपनी अच्छी है, आपने अगर डिविस लैब में इन्वेस्ट किया है तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है और थोड़ा रन भागा हुआ शेयर है, इसलिए आपने जो एंटर किया है वो थोड़ा हायर लेवल पे किया है। बट हाँ, आप टाइम फ्रेम दीजिए, नंबर्स के आसपास में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आने की उम्मीद है, नंबर भी ठीक आने की उम्मीद लगा रहे हैं बाजार में, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं डिविस लैब में। नीचे के लेवल पर आपको मिले तो आप और एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लगेगा यहाँ पर बड़ा रिटर्न या मोटा रिटर्न निकालने के लिए। फार्मा क्या लग रहा है, कैडिला पर बात करें। देवाशीष साहब, फार्मा बड़ा रन तो प्रॉफिट टेकिंग तो ऑब्वियस ही बात है, लाजमी है, लेकिन जिनमें बहुत एग्रेसिव बाइंग हुई है, लॉरस या फिर आप सिप्ला या फिर आप डिवीस, इस तरह के शेयरों में शायद थोड़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन जिन शेयरों में ऑलरेडी बहुत रनअप नहीं है वहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टोरेंट जैसे शेयरों में 2300 से 2800 2700 चला है, तो इसमें शायद बहुत फॉल ना है, तो आप पोजीशंस को राइट साइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप रणनीति तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, भारतीय एयरटेल पर लगातार सवाल आ रहे हैं। ऑब्वियस है, मैं समझ सकता हूँ कि शेयर जो लगातार टूट रहा था और वो फर्दर टूट जाए तो इस तरह से ही सवाल आते हैं, लेकिन फिर वही बात कि भारतीय एयरटेल 750 रुपये ब्रोकर्स का टारगेट, नंबर्स का वेट करें, सिचुएशन बेटर हो, आप इसमें होल्ड कर सकते हैं और नीचे के लेवल पर इसमें एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, तो ऐसा घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, टाटा मोटर्स में अतुल पवार साहब, आज एक खबर भी आई थी कि राकेश झुंझुनवाला ने यहाँ स्टेक लिया है। देखिए, टाटा एलेक्सी के नंबर्स को देख के तो ये दिखाई पड़ रहा है कि टाटा मोटर्स के नंबर भी ठीक होंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट है उनका, तो अगर इनके नंबर ठीक हैं तो उनके भी ठीक होने चाहिए। सो फार टाटा ग्रुप के नंबर्स ठीक ठाक दिखाई पड़े हैं, तो आप एटलीस्ट टाइम दे सकते हैं, बने रह सकते हैं। अब खरीदारी का आपका भाव क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। नई निवेश के लिए एटलीस्ट आप टाटा मोटर्स को ना छोड़ें, उसके लिए मारुति ऐसे विकल्प को नीचे आने का वेट करें और वहाँ पर आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अच्छा जी, एचसीएल टारगेट 860 पर 100 शेयर हैं। तुषार जी का सवाल है। तुषार जी, देखिए, एचसीएल खरीदारी आपने
दाम वैसे भी बहुत महंगा दिखाई पड़ेगा। ऑल टाइम हाइस पे आपने शेयर में खरीदारी की है। नंबर्स आने हैं और नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है। मार्केट में ये भी अनुमान है कि शायद ये जो अनुमानित आंकड़ा है उससे बेटर 1.5-2% बेटर साइड पे नंबर थे, लेकिन हर आईटी कंपनी में वही हो रहा है कि नंबर अच्छे आ रहे हैं और प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो HCL अब कैसे रिएक्ट करेगा ये कहना मुश्किल है। ऑल टाइम हाई पर नंबर अच्छे भी आएंगे तो शायद रिएक्शन वैसे ही रहे। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई गलत शेयर नहीं चुना है, आप इसमें घबराएं नहीं। नीचे के दाम पे आप और ऐड भी कर सकते हैं और इसमें टाइम दीजिए, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन समय आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा। IRCTC लॉन्ग टर्म व्यू, रॉकी साहब लॉन्ग टर्म व्यू तो दिख ही रहे हैं लोगों के इस तरह से बदले एक दिन के फॉल में। आप कोशिश करें, अगर आपने नीचे के दाम पे लिया तो आप निकल जाएं, क्योंकि सरकारी कंपनी है तो ऊपर के दाम पे OFS की खबर आएगी और उसके बाद से सिचुएशन बिगड़नी शुरू होती है। तो बेटर यही है कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप लेकर निकल जाएं, नहीं मिल रहा है तो आप बने रहिए। ऑब्वियसली बात है, कोई चॉइस नहीं आपके पास, और तेज़ी आपको मिले, भाव से ऊपर आए, रीजनेबल प्रॉफिट आए, आप निकल जाइए। कोल इंडिया, डॉक्टर निशांत थार्ड साहब। निशांत साहब 420 रुपये पे ये कंपनी देश की नंबर 1 कंपनी थी, 380 पे भी नंबर उनके आसपास ही थी, फिर 360, 300, 280, 200 और अब 100-150 की रेंज में जो घूम रहा है। लगातार इसके साथ एक ही अच्छा ट्रिगर रहा है कि डिविडेंड देती है, बस, और कोई ट्रिगर नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कोल सप्लायर है, कोई दो राय नहीं है इसमें दुनिया का, लेकिन जो कोल सप्लाई करती है वो वन ऑफ द बेस्ट कोल नहीं है। कोल के ऊपर से वैसे भी थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, मतलब क्योंकि कोल की जो क्वालिटी ऑफ कोल है वो इंडिया की उतनी अच्छी नहीं है, इतनी बाकी कंट्रीज़ की हैं, तो वो प्लस ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस है, तो कोल की तो फ्यूचर वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। और सबसे बड़ा ओवरहैंग सरकारी कंपनी है, तो कभी भी स्टेक सेल का बस यहाँ पर आ जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो नेगेटिव है। इस कंपनी के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, इनकी करीब 4 या 6 सब्सिडरी हैं शायद, जिसमें महानदी कोल फील्ड जो है इनकी, वो शायद इनको डिविडेंड देती है और वो डिविडेंड को फर्दर पास ऑन करते हैं, वो इनकी कैश रिच सब्सिडरी है। तो ऐसे करके इनका काम होता है। अब बिजनेस थोड़ा ढीला पड़ा तो शायद एक पुल बैक आए, आप निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का ऐसा मतलब ये नहीं सोचिए कि हमेशा इसमें से फ्रूट मिलता रहेगा। जो आज NMDC, नाल्को, IOCC कंपनी का हाई डिविडेंड डील लेकिन रिटर्न नहीं है, वैसी सिचुएशन ना आए, इससे पहले आप निकलने की कोशिश करिएगा। अच्छा, निपॉन लाइफ 280, एक्सिस 370, अजय सिंह डोडिया साहब का सवाल है। अजय सिंह साहब, आप बने रहिए दोनों में ही, दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं और दोनों में ही आपने भाव भी ठीक ठाक है, नीचे के दाम पे आपको मिले आप दोबारा ले सकते हैं। देश के दिग्गज कंपनीज और देश के दिग्गज फंड्स में, AMCs में आपने इन्वेस्ट किया, तो ऐसी कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, आप आराम से यहाँ बने भी रह सकते हैं। SBI कार्ड 1200 पहुँचने वाला है सौरभ साहब, और जिस तरह से इसमें तेज़ी देखी गई है थोड़ा फिजल आउट होने की तरफ अभी जा रहा है। अगर आज, मैंने भाव नहीं देखा क्लोजिंग तक आते आते, लेकिन अगर आज ये टूटा है तो फिजल आउट होना शायद शुरू भी हो जाए। कैश का शेयर है, इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स तो नहीं होंगे, डिलीवरी छूटेगी जब भी छूटेगी। तो आपके लिए राय यही है कि आप एटलीस्ट नियर टर्म में तो बने ही रह सकते हैं, और प्रॉफिट हो रहा है तो आप पार्शियल या मैक्सिमम यानी 70% तक प्रॉफिट लेकर आप निकल जाए, नीचे मिले फिर दोबारा एंटर कर लीजिएगा। कंपनी ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन भागा हुआ शेयर है और बहुत सडन भागा है। आप लॉकडाउन से देखेंगे तो 600 रुपये का शेयर 1200 हो गया, वो देखिए, तो उस हिसाब से तो बहुत भागा है। तो नीचे मिले तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, अदरवाइज इसमें निकल जाएं। अच्छा जी, 1-2 सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल है वेदांता पर। सर, वेदांता पर पहले ही मेरी बात हुई थी तो यही हुआ था कि 140 के ऊपर नहीं जाएगा, और ये नहीं गया उस दिन के बाद से 140 रुपये, चाहे डी लिस्ट की खबर हो, ब्रोकर कुछ भी बोले, 220 का भाव बोले, जो भी बोले, डी लिस्ट नहीं है। अब तो स्पेशल डिविडेंड एक बड़ी ट्रिगर रहेगी इसके लिए। अब हिंदुस्तान जिंक कब देता है, कैसा ट्रिगर आता है, कैसा डिविडेंड आता है, उसको आप रूपरेखा को देखिए और प्रमोटर के नेक्स्ट एक्शन का वेट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बना सकते हैं। और बाकी यतिन तो है ही आपको इस तरह की चीज़ें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है एशियन पेंट्स पर लॉन्ग टर्म 2 साल 1500। राकेश जी, आराम से बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे के दाम पर अगर आपको मिले तो आप आराम से इसमें और ऐड कर सकते हैं। 1500 यूनिट में भी ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा कोई पोजीशन ले लिया, आप और पोजीशन भी अगर ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। पुरानी कंपनी है, क्रेडिबल है, और प्रोडक्ट भी आपको दिखता ही है इसका बिकता हुआ। दिवाली वैसे भी नज़दीक है और लंबी अवधि का नज़रिया, तो आपको ऐसे भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 से कंपनी काम कर रही है, तो ऐसी कंपनी के लिए तो आप वैसे भी एक समय दे सकते हैं, एक अवधि दे सकते हैं, तो आप बने रहने कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आखिर ऊपर 2-3 सवाल हैं। देखिए, ग्रेफाइट इंडिया में प्रोडक्ट बेस्ड मूव आया था, HEG और ग्रेफाइट दोनों में। इनके जो प्रोडक्ट थे उसके दाम बढ़े थे, जिसकी वजह से इनमें एक तरफा चाल दोनों स्टॉक में देखने को मिली। अब वो कूल ऑफ होकर उन्हीं लेवल्स पे आ गए जहाँ से शुरू हुए थे।
इतने बड़े मूव के बाद कूल ऑफ वन, दूसरा वो साइक्लिकल मूव था। साइक्लिकल मूव आपको अगर देखना है तो आप फोर्स मोटर में देख सकते हैं, उसमें इस तरह का मूव देखने को मिला था। उसके अलावा आप वेंकीज़ में देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जिनके मूव सडन आते हैं और वो प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग या प्राइस के अकॉर्डिंग चलते हैं और फिर नीचे आते हैं। तो अब कब वो दोबारा होगा साइक्लिकल फेज़, उस पर नज़र रखनी होगी। लेकिन हाँ, नियर टर्म में वो भाव तो नहीं मिलेंगे। आपका भाव के आसपास है, आप प्रॉफिट में हैं तो बड़ी बात है, आप निकल सकते हैं। नया निवेश एटलीस्ट ना करें, ये ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा इन्फोसिस, अंकित दुआ साहब का सवाल है। दुआ साहब, आज लाजमी था ये बात, मैं मतलब इसमें कोई डिनाइल नहीं किया। उसमें मैंने ही कहा था कि ब्रोकर्स के टारगेट्स बहुत बड़े हैं। हाँ, ये बात सच है, अभी भी मैं ही बोलूँगा टारगेट बहुत बड़े हैं। 1400 के टारगेट्स हैं मैक्वेरी की तरफ से। लेकिन कोई शेयर ऑल टाइम हाई पर कितने भी अच्छे नंबर दे दे, नया हाई बनाने के बाद फिर तो टूटेगा ही ना। वही हुआ, ऑल टाइम हाई पर था, नया हाई बनाया और टूट गया, प्रॉफिट टेकिंग आ गई। वो टाटा एलेक्सी में भी होना चाहिए था, वहाँ पे इतना नहीं हो। कैश का शेयर तो शॉर्ट नहीं हो सकता, लेकिन F&O में हो सकता था तो हो गया। तो बेटर यही है कि इस तरह के शेयर्स में जब ऑल टाइम हाई हिट हुआ है तो नीचे आपको मिला तो आप दोबारा एंटर करें। रातों रात उसके नंबर्स ख़राब नहीं हो गए हैं, थोड़ा भाव ख़राब हो गया। नंबर तो सही है, अभी भी अच्छे ही नंबर हैं और ब्रोकर अभी भी वही टारगेट दे रहे हैं। नीचे मिला फिर से एंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब तो कंपनीज वो हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। 1-2 दिन 2-4 दिन ट्रेड के लिए मत इसमें फंसिएगा आप। अच्छा, पटेल महेश साहब का सवाल है ट्राइडेंट के ऊपर। देखिए पटेल साहब, अभी नंबर आए थे कुछ देर पहले, ट्राइडेंट के नंबर तो ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहे थे। सरसरी नज़र देखी थी मैंने, 4-7 रुपये का शेयर तो क्या देखना उसमें, पहले 70 रुपये होता था तब ठीक था। खैर, लेकिन अब ऐसा मत सोचिए कि 7 का शेयर वापस 70 में आपको मिल जाएगा। इक्विटी का फ्लोट बहुत बड़ा हो चुका है तो उसको मूव कराना मुश्किल है। एक कंपनी वैसे ठीक है, लेकिन अब दाम 10-7 रुपये है तो गुंजाइश ज़्यादा है नहीं इसमें कि ये ऐसा कुछ बड़ा कमाल करे। आप इसी सेक्टर में जाना चाहते हैं, पेपर में तो बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, उसमें जा सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे। होतामा की PPL जैसा नाम अच्छा नाम है, JK पेपर जैसा अच्छा नाम है, आप उनको देख सकते हैं। इसको एटलीस्ट अभी अवॉइड कर सकते हैं नियर टर्म के लिए। BHEL पर व्यू, सर ये भारती एयरटेल और BHEL में आज एक जोक भी चल रहा था। भारती एयरटेल का सब कुछ काट दो और भारती का, और सिर्फ BH छोड़ दो, और एयरटेल का सब कुछ काट दो और EL छोड़ दो तो ये BHEL बन जाता है। खैर, जोक्स अपार्ट, लेकिन भारती एयरटेल और BHEL दोनों में सिचुएशन सेम सी होती आ रही है। BHEL के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग असेट है, अच्छा नाम है, क्रेडिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर टूट रहा है। और भारती एयरटेल पे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, क्वालिटी सब्सक्राइबर हैं, बढ़ता हुआ आंकड़ा, लेकिन फिर भी टूट रहा है। सिचुएशंस ख़राब हैं अपनी अपनी दोनों की। कंपनी के नंबर से प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट भारती में। तो BHEL में हाँ थोड़ा सरकारी ओवरहैंग है तो इम्पैक्ट आ सकता है। नया निवेश BHEL में ना करें, भारती में आप कर सकते हैं। नया निवेश भी कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं दोनों ही शेयरों अगर आपके पास पड़े हैं तो। आखिरी सवाल ले लेते हैं, चलिए अब एक और वो है, बहुत सारे सवाल आ गए आज तो। और भारती एयरटेल पे सारे सवाल आ रहे हैं, हैरानगी की बात यह है। खैर, नेस्ले, अंश ढांडा साहब का सवाल है, नेस्ले में क्या करें? अंश साहब, ये स्टॉक तो अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके लिए लेकर रहिए। ये स्टॉक ऐसा नहीं है जिसमें आप 200-400, 500, 1000, 2000, 4000 के फॉल में घबरा जाए। 4400 रुपये इसने वो लेवल दिखाया था जब मैगी का इशू हुआ था, शायद सन 2010, नहीं 10 तो लेट हो गए, 12-13 की बात हो, 14 की बात है सॉरी। तो वहाँ से आज आपके सामने दाम है ही 18,000 रुपये तक का हाई भी दिखाया है। तो ऐसे फॉल्स इसके लिए हमेशा वैल्यू पकड़ने का तरीका होते हैं। मिले नीचे, रिजल्ट ख़राब हो, कोई भी वजह हो, नीचे मिल जाए लेके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता है कि मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस इनका मिल्क में, स्पेशली बच्चों के जो दूध बनता है, नान 1 नान 2 जिसे हम बोलते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ वाली कंपनी को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। जब आप मैगी नहीं छोड़ सकते तो आप नेस्ले नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी कंपनी आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी नोट के साथ हम इतने सवालों को शामिल करेंगे। माफ़ी जिनके हम सवाल नहीं ले पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सबका जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और जिनके जवाब उन्हें मिल पाए। आप